अंकित और अनु भाई बहन थे। माँ बाप के देहांत के बाद बड़ी बहन अनु ने दिन रात मेहनत करके अंकित की देखरेख की और उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया था। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, दीदी मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह भैया, तेरी मेहनत सफल हुई। मेरी मेहनत नहीं दीदी, आपकी मेहनत। अगर पापा के निधन के बाद मेरी जिम्मेदारी आप न उठाती तो ये सब नहीं हो पाता। मेरी सफलता सिर्फ आपके बलिदान की वजह से है दीदी। कुछ महीनों बाद अंकित की शादी सीमा से हुई। सीमा बड़ी ही चालाकी से अनु से मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवा लेती थी और खुद अंकित के साथ घुमा फिरा करती थी। वैसे तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम ही घर में करती थी, लेकिन अब उसे उससे भी छुटकारा चाहिए था। इसीलिए एक दिन, दीदी मेरे हाथ का खाना अंकित को पसंद नहीं आता, क्या आप खाना बना दोगी प्लीज? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर। सीमा इस बात से मन ही मन बड़ा खुश होती है और अगले दिन के झाड़ू पोछे के काम से छुटकारा पाने के लिए एक और तरकीब लड़ाती है। हॉल में जोर जोर से कराहने लगती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर अनु हॉल में भागती हुई आती है। क्या हुआ सीमा? दीदी लगता है मेरी कमर अकड़ गई है। वो क्या है ना, मुझे झाड़ू पोछा करने की आदत नहीं है ना। मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कभी ये काम नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा ही तो है, मैं कर लिया करूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा ने घर के सारे कामों का बोझ अनु पर डाल दिया। घर का सारा काम अनु करती थी, फिर भी सीमा को अनु से छुटकारा चाहिए था। इसलिए एक दिन वो अंकित के ऑफिस से लौटने से ठीक पहले ढेर सारे कपड़े लेकर धोने का नाटक करने बैठ जाती है। अरे सीमा, इतने कपड़े? अब क्या करूं, अकेली पड़ जाती हूँ। करना तो मुझे ही है ना। अरे दीदी से मदद ले लेती। अच्छा, ताकि सारा जमाना कहे कि भाभी बड़ी ननद से काम करवा रही है। और वैसे भी दीदी ने तो साफ कह रखा है मुझे कि तुम आज जो भी हो सिर्फ उनकी वजह से हो, इसीलिए अगर उनके बनाए इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनु को बुलाकर कहा, दीदी ये घर पापा ने बनाया था और इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे वो चाहिए। ये सुनकर अनु को बुरा तो लगता है, मगर वो दूसरे ही दिन घर का बंटवारा करने के लिए वकील के पास चली जाती है। वहां से लौटते हुए अनु का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो दोनों पैरों से अपंग हो जाती है। अब मजबूरन उसकी पूरी देखरेख सीमा को करनी पड़ती है। एक दिन सारे कामों से थक कर सीमा अंकित से कहती है, अजी सुनते हो, अब मुझसे तुम्हारी ये बहन की सेवा ना होगी। अगर कल तक तुम इसका बंदोबस्त नहीं करते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? इस हालत में वो कहाँ जाएंगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस कल ये इस घर में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अंकित अपनी बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है और अनु को शेल्टर होम में छोड़ आता है। 3 महीने बाद, अजी सुनते हो, ये आपके लिए एक पार्सल आया है, ये लीजिए। अरे इसमें तो घड़ी है और एक चिट्ठी भी है। दिखाइए तो। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर घड़ी है, लेकिन ये आपको भेजी किसने? पता नहीं, शायद चिट्ठी में कुछ लिखा हो। आशा करती हूँ ये घड़ी तुम्हें पसंद आएगी। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी दीदी अनु। चिट्ठी पढ़कर अंकित की आंखें भर आती है। मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ सीमा। अरे घड़ी भेज तो दी उन्होंने, अब क्यों जाना उनके पास? देखा सीमा, दीदी हमसे दूर जाकर भी हमारे बारे में ही सोचती है, और एक हम है जो उनकी सेवा से बचने के लिए उन्हें शेल्टर होम छोड़ा है। तुम्हारी बातों में आकर मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने, और जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे हमारे घर में मत दिखना। इतना कहकर अंकित अनु को लेने निकल जाता है। वहां पहुंचकर, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भाई आज तो राखी है, आज तो मैं मना कर भी नहीं सकती। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं हो? निकल जाओ इस घर से। अरे वाह अंकित, फिर वही गलती कर रहे हो तुम। सीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीमा, आज ये समय माफी मांगने का नहीं है, राखी की तैयारी करने का है। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया के घर भी तो जाना है ना।
ये सुन सीमा अनु के गले लग जाती है। बदतमीज बहू। सभ्यता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीजों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो ठीक है, चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो। ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसके मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है? रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है। ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है। इतनी देर में निखिल भी वहां आ जाता है। माँ पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था, अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहासुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसकी सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रचिल वहां आ जाती हैं। Oh hi darling, how are you? OMG, we missed you so much. I missed you too darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती? इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है,
जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो? तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखना है तो यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे हैं? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो ना आप लोगों को मंजूर था और ना ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है, उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है।